Hello and welcome to Artemis IAS, and I welcome you all in the Indian Express Explained series. Today is 24th of January 2025, and we are having three articles to read, right? So, without wasting our time, let's get started. So, the first article that we have today is Ad hoc judges in High Court. When, how can they be appointed, right? सो देखते हैं कि एडहॉक जो हाई कोर्ट में जजेस हैं एडहॉक यानी कि टेम्परेरी जजेस जो हैं वो क्यों कब और कैसे अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट्स में। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? 23 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है री इंट्रोडक्शन ऑफ द एडहॉक जजेस टू टैकल द बैकलॉग केसेस इन हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें अब नीड हो चुकी है री इंट्रोड्यूस करने की एडहॉक जजेस को। कहाँ? हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि देयर इज अ बैकलॉग ऑफ केसेस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसका? सो आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ऑन एन एड हॉक बेसिस विद प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। सो आर्टिकल 224A आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, अब आर्टिकल 224A स्टेट क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एज सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। किसका अपॉइंटमेंट है? रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस का। किस चीज के लिए? सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, राइट? द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिटायर्ड जज, यानी कि उस चीफ जस्टिस जहां पे एडहॉक जज चाहिए उसको प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना होगा, प्रायर कंसेंट, और साथ साथ उस जज से भी लेना होगा जो रिटायर्ड है और जिसको आप एडहॉक जजेस के लिए अपॉइंटमेंट करना चाह रहे हो। may request them to serve as an ad hoc judge. So what is the eligibility and the process? So he or she must be retired judge with the privileges of sitting judge as determined by the president. तो रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना है प्रिविलेजेस के साथ जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। अब डिटेल प्रोसीजर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मान के चलिए इस हाई कोर्ट में, मान के चलिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेंडेंसी, और यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोचा कि यहाँ पे हम लेके आते हैं किसी एडहॉक जज को। तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट आइडेंटिफाइज एलिजिबल रिटायर्ड जज। अब ये किसी भी रिटायर्ड जज को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? देन द रिकमेंडेशन सेंड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब ये उस स्टेट के जहाँ पे हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ मिनिस्टर को अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे। चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? He will send it to the Honorable Union Law Minister. Law Minister क्या करेंगे? Law Minister will send after consultation with the Chief Justice of India. Union Law Minister consult करेंगे Chief Justice of India को, and Chief Justice of India then forwards it to the Prime Minister of India. Then Prime Minister of India will seek presidential approval. उसके बाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को एक एडहॉक जज के तौर पे हम किसी हाई कोर्ट में बिठा सकते हैं। आगे आपको समझ में ये? अब देखते हैं कि क्या इसमें कोलेजियम सिस्टम का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सो 2021 के बाद 2021 में लोक प्रहरी केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था दैट द रिकमेंडेशन फॉर द एड हॉक अपॉइंटमेंट्स मस्ट पास थ्रू सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम यानी कि CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये किसके लिए होता है आपका? जैसे एक रेगुलर हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है उसी तरीके से आपको एड हॉक हाई कोर्ट जजेस का रिकमेंडेशन प्रोसेस कोलेजियम के थ्रू करवाना पड़ेगा, राइट? होप यू अंडरस्टैंड इट। देन अब क्राइटेरिया क्या है अपॉइंटमेंट करने के लिए? पहला, इट इज आउटलाइन इन द लोक प्रहरी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस 2021। अब इसमें आपको गाइडलाइंस दी गई हैं और क्राइटेरिया दिया गया है। सो अब कब कब कर सकते हैं आप? व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट फॉर अपॉइंटमेंट? तो जब हाई कोर्ट में वैकेंसी 20% से ज़्यादा हो जाएगी उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ की, तब आप एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं। बैकलॉग ऑफ केसेस ओल्डर देन 5 years जब 10% से ज़्यादा हो जाएंगे तब आप एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं। रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर डिलेड ड्यू टू पेंडिंग प्रपोजल्स, तब आप एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं, राइट? तो ये आपके
तीन तीन क्राइटेरिया हैं कि कब कब आप कर सकते हैं। अब उन एडहॉक जजेस का टेन्योर क्या होगा? सो एडहॉक जजेस इज टू सर्व फॉर 2 to 3 years विद 2 to 5 years अपॉइंटमेंट एट अ टाइम। 2 से 5 साल तक वो एडहॉक जज रह सकते हैं, राइट? अब कंसर्न्स क्या हैं, क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? तो क्यों होने चाहिए? व्हाट आर द एनकरेजिंग what is the encouraging in action? Supreme Court expressed concerns about the possibility of 224A being misused as an excuse to delay regular appointments. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका मिसयूज हो सकता है कि भाई आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट्स करने ही नहीं है, इसीलिए आप एडहॉक जजेस को लेके आ रहे हो। ठीक है, इसका लिमिटेड स्कोप है। एडहॉक जजेस कैन ओनली बी अपॉइंटेड फॉर टेम्परेरी बैकलॉग्स, इट कैन नॉट होल्ड परमानेंट ऑफिस। ये इसका बैकलॉग है। अब कब कब ये यूज किया गया है, व्हाट आर सम हिस्टोरिकल यूजेजेस ऑफ आर्टिकल 224 ए? सो बहुत कम टाइम के लिए यूज किया गया है, रेयरली इन्वोक किया गया है, 3 बार किया गया है। पहला क्या है? जस्टिस सूरज भान सिंह, सूरज जस्टिस सूरज भान, 1972 में एमपी हाई कोर्ट में। और इनको इलेक्शन जो पिटिशंस थी उनको हैंडल करने के लिए वहां पे एडहॉक जज के रोल पे अपॉइंट किया गया था। सेकंड इज जस्टिस पी वेणुगोपाल इन 1982 इन मद्रास हाई कोर्ट। ही सर्व्ड एन एक्सटेंडेड टर्म फॉर पेंडिंग केसेस। उनका रिटायरमेंट होने वाला था और रिटायरमेंट होने की डेट के बाद भी वो एडहॉक जज बने रहे, ताकि जो वहाँ की पेंडेंसी है वो कंप्लीट कर सकें। Then Justice O.P. Srivastava in 2007 for Allahabad High Court for the Ayodhya title suit, right? इसके लिए इनको अपॉइंट किया गया था। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड सजेशंस? तो पहला तो वही जुडिशियल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। तो it aims to address the backlog of cases, 40% vacancy rate in high courts। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट said that there are 40% vacancy rate in the high courts of various states, right? टेम्परेरी एट एक्सपीरियंस सोल्यूशन टू पेंडिंग मैटर। ये टेम्परेरी तो है, लेकिन यहाँ पे लोग कौन आएंगे? एक्सपीरियंस्ड आएंगे, जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होंगे, राइट? तो इनके पास क्या होगा भाई? इनके पास होगा आपका एक एक्सपीरियंस, राइट? अब इम्पैक्ट क्या है इसका गवर्नेंस पे? It ensures continuity of judicial services in crucial cases। अब गवर्नेंस अच्छी होगी इससे, क्योंकि आर्टिकल 224 ए क्या बोल रहा है कि भाई जजेस की पेंडेंसी है, 40% के आसपास पेंडेंसी है। तो यहाँ पे अगर हम उस पेंडेंसी को कम करेंगे तो द लोअर द पेंडेंसी द बेटर द गवर्नेंस इज, राइट? क्रिटिसिज्म क्या है इसके? इट कैन अंडरमाइन द नीड फॉर परमानेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये मैं आपको ऊपर बता चुका। ये जो नोट्स होते हैं ना, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए आपको इस फॉर्मेट में मिलेंगे यहाँ पे, राइट? तो अभी सोचिए कि बार बार अगर हमें ये देखने को मिलना है नहीं, तो इसको आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। ऊपर क्या था? ऊपर इसके प्रोज एंड कॉन्स थे, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हमारा। डोनाल्ड ट्रंप लॉन्चेस डॉलर ट्रंप। डॉलर ट्रंप, राइट? ये क्या है? व्हाई डू मीम कॉइन्स डिवाइड इवन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स? अब ये एक ग्लोबल एक्सप्लेन्ड आया है, देखते हैं कि मिस्टर ट्रंप ने आजकल काफी न्यूज में है। इन्होंने अपना एक क्या लॉन्च किया है? एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, उसका नाम क्या है? डॉलर ट्रंप, राइट? तो ये डॉलर ट्रंप जो है, डॉलर ट्रंप, इट साउंड्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप, तो इसीलिए ये यूज किया गया है। और साथ साथ ऐसा मुझे लगता है, साथ साथ ये डॉलर का साइन भी है, तो इसीलिए इसका नाम शायद से ऐसे रखा गया है, डोनाल्ड ट्रंप और डॉलर ट्रंप। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट इट्स जस्ट क्लिक टू मी कि ऐसा हो सकता है, राइट? कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप launched the meme coins Dollar Trump on January 18, 2025, 2 days before his inauguration. This move has sparked debates on ethical, regulatory and financial implications। कि भाई एक सिटिंग जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो अपने नाम पे अगर कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसका फाइनेंशियल और रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो इट डिवाइड्स द पीपल ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स, राइट? अब मीम कॉइन्स क्या है? तो मीम कॉइन्स देखते हैं। तो मीम, व्हाट इज मीम? मीम तो हमें पता है कि भाई किसी की आप हंसी मजाक या कुछ भी बनाते हैं जोक के टाइप पे, तो इसी तरीका से ये इसको हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। Cryptocurrencies based on internet memes or trends often lacking intrinsic value। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज विच आर बेस्ड ऑन इंटरनेट मीम्स और ट्रेंड्स, तो इंटरनेट मीम्स और ट्रेंड्स के ऊपर जो बनी होती हैं क्रिप्टो करेंसीज, एंड दे ऑफन लैक इंट्रिंसिक वैल्यू, उनकी खुद की कोई पर से वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं हो सकती है, राइट? तो व्हाट आर दीज? दीज आर मीम कॉइन्स। हाउ डू दे वर्क?
दे आर होस्टेड ऑन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स लाइक सोलाना एंड इथीरियम, नॉर्मल जैसे कि जो रेगुलर जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जिनकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो उन्हीं की तरह ये भी ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करती हैं। दे कैन बी क्रिएटेड फ्रीली यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक पंप डॉट फन। देयर वैल्यू इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय कम्युनिटी हाइप एंड वायरल मार्केटिंग। तो अब ट्रम्प जी इस समय फेमस हैं, ठीक है, और उनकी मार्केटिंग करने के लिए बनाई गई है, और इसीलिए इसकी एज सच कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये एक सॉलिडारिटी शो करने के लिए है, राइट, कि सपोर्ट शो करने के लिए है, सॉलिडारिटी शो करने के लिए कि वी आर विद मिस्टर ट्रम्प और वी आर विद मिस्टर एक्स वाई जेड, जिसके नाम पे भी ये मीम कॉइन बनाया जाता है, राइट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? डॉजी कॉइन originated as a joke in 2013 backed by influencers like Elon Musk। डॉजी, अब जैसे अब आप देखेंगे, DOGE, जो इलॉन मस्क जो है उनको पोर्टफोलियो भी मिल गया है ट्रम्प की गवर्नमेंट में, किस चीज का? डॉजी का। अब आप कहेंगे डॉजी तो एक मीम है, तो डॉजी कॉइन मीम तो है, लेकिन जो मिस्टर इलॉन मस्क ने अपने डिपार्टमेंट का नाम ही ऐसा रख दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो DOGE, राइट। तो ये भी एक तरीके से ट्रेंड चला रहे हैं अपना DOGE, डॉजी कॉइन के नाम से। देन शिबू इनू, इट इज इंस्पायर्ड बाय शिबा डॉग मीम। पेपे कॉइन बेस्ड ऑन वायरल फ्रॉक कार्टून मीम्स। तो ये अलग अलग काफी सारे मीम कॉइन्स हैं। अब 2024 में जो मीम कॉइन्स का बूम आया है वो क्यों आया है? तो ओवर 13 मिलियन न्यू मीम कॉइन्स वर लॉन्च्ड इन 2024, और इन सब की कंबाइंड मार्केट वैल्यू क्या है? ओवर $100 बिलियन। एंड दीज आर ड्रिवन बाय, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी ड्रिवन प्रमोशंस एंड हाई प्रोफाइल एंडोर्समेंट्स, राइट। फीचर्स क्या हैं डॉलर ट्रम्प के? So promoted as a way to celebrate the ideals embodied by Trump's political image, marketed to supporters with slogans like winning। ये सिर्फ एक मैंने आपको बताया ना, सपोर्ट शो करने के लिए, सॉलिडारिटी शो करने के लिए बनाया गया था, ताकि ट्रम्प जी इस इलेक्शन में जीत जाएं। डिस्क्लेमर्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी नहीं है, आपको रिटर्न्स नहीं देगा कोई, एंड इट इज़ इंटेंटेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। अब कंसर्न्स क्या है इसके? सो इट विल क्रिएट वोलेटिलिटी एंड फ्रॉड रिस्क। क्यों? बिकॉज दे आर हाईली ससेप्टेबल टू स्कैम्स लाइक पंप एंड डंप। ये क्या पंप एंड डंप क्या होते हैं? दीज आर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग प्राइसेस बिफोर सेलिंग ऑफ। ये आपको ये मान के चलिए मेरे पास ये मीम कॉइन है, मान के चलिए एक मीम कॉइन है, मुझे पता है इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू $0 या ₹0 है। अब मैं इसको इतना एंडोर्स कर दूं कि भाई इसकी ये खासियत है, ये है, वो है, तो मैंने पंप किया, इसको पहले मैंने पंप किया, इसकी वैल्यू को पंप किया मैंने, 0 to मान के चलिए $100। देन आई डम्प्ड इट, मैंने इसको डंप कर दिया। क्यों? किसको डंप कर दिया? आपको डंप कर दिया। आई सोल्ड इट टू यू, दिखा के, बढ़ा चढ़ा के। तो दिस इज फ्रॉड नोन एज पंप एंड डंप। Then second thing is rug pull. So developers withdrawing liquidity leaving investors at a loss. तो rug pull मतलब आपने बहुत भर लिया और आप लेके चल दिए। तो डेवलपर्स क्या करते हैं? वो लिक्विडिटी यानी कि पैसे को निकाल लेते हैं और इन्वेस्टर्स को लॉस पे छोड़ देते हैं। So over 40% meme coins reportedly involve a fraudulent practices। तो 40% meme coins जो हैं वहाँ रिपोर्ट किया गया है कि they involved fraudulent practices। अब एथिकल इश्यूज क्या हैं? एथिकल इश्यूज ये हैं कि आप इसकी लॉन्च की टाइमिंग देखिए, जस्ट बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ मिस्टर ट्रम्प एज ही बिकेम द प्रेसिडेंट, सीन एज ए सेल्फ सर्विंग। वो अपने जो सेल्फ मोटिव है उसको पूरा करने के लिए ये एक तरीके का एथिकल कंसर्न है कि भाई जस्ट इनॉग्रेशन से पहले आपने लॉन्च करवाया। क्रिटिक्स आर्ग्यू इट अंडरमाइंस द लेजिटिमेसी ऑफ पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो वहाँ का हाईएस्ट ऑफिस है, तो it undermines its legitimacy of that public office. Then US Congresswoman Maxine Waters stated it as represents the worst type of crypto. Then what are the impacts on cryptocurrency credibility? तो अब आप देखिए, अगर आप मनी को, मान के चलिए रुपए को, आप जोक की तरह यूज करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इसी तरीके से अगर आप मीम क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहे हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम होगी, जैसे कि ऑलरेडी इसमें 40% ऑफ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस हैं। देयर इज अ रिस्क ऑफ फर्दर टार्निशिंग क्रिप्टोज इमेज एज स्पेकुलेटिव एंड अनरेगुलेटेड। ठीक है, मान के चलिए पंप एंड डंप से वो स्पेकुलेटिव नहीं रह पाएगा,
ठीक है, स्पेकुलेटिव हो जाएगा कि जब चाहे उसकी बढ़ा देंगे आप, और अनरेगुलेटेड तो रहेगा ही। एंड इट विल इंक्रीज स्क्रूटनी बाय रेगुलेटर्स एंड लॉ मेकर्स। तो अब क्या करा जाएगा इसके लिए, इसलिए स्क्रूटनी बढ़ानी होगी और लॉ मेकर्स को इसको बहुत ध्यान में रखते हुए लॉ को फ्रेम करना होगा। रेलिवेंस क्या है इसका क्रिप्टो रेगुलेशन में? इट हाइलाइट्स द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसीज। इट ब्रिंग्स फोकस टू एथिकल कंसिडरेशंस इन लेवरेजिंग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स फॉर पर्सनल एंड फाइनेंशियल गेन्स। तो एथिकल कंसिडरेशन लेके आएगा इसमें कि भाई आप पब्लिक ऑफिसेज जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, आप उसको अपने खुद के फायदे के लिए और पब्लिक गेन्स के लिए, पर्सनल गेन्स के लिए आप उसको यूज नहीं करें तो ही बेटर रहेगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिस्टर ट्रम्प्स टैरिफ एंड थ्रेट। ये लास्ट आर्टिकल भी है। हर चीज आजकल मिस्टर ट्रम्प के आसपास ही घूम रही है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट दो लेक्चर्स में भी बताया था कि मिस्टर ट्रम्प ने टैरिफ लगाने का थ्रेट दिया है, किसो मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया और चाइना हो गया, राइट। तो ये आपका आर्टिकल है। आप इसको एक बार पढ़ भी लेना ध्यान से, उसके बाद हम सीधे नोट्स पे आते हैं। सो ट्रम्प्स थ्रेट ऑफ टैरिफ, कॉन्टेक्स्ट एंड इम्प्लीकेशंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोज किया है 10% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स एंड 25% टैरिफ्स, 10 चाइना पे तो फिर भी कम है, 25% टैरिफ्स ऑन मेक्सिको एंड कनाडा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कनाडा और मेक्सिको से सबसे ज्यादा इलीगल इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं कहाँ पे? यूएसए के बॉर्डर पे। और यूएसए ने अपने बॉर्डर पे क्या लगा रखी है? एक अपने बॉर्डर पे यूएसए ने लगा रखी है आपकी एक इमरजेंसी लगा रखी है कि भाई मेक्सिको से भी कोई ना आए और कनाडा के बॉर्डर से भी कोई ना आए, वहां पे कौन ना आए? इलीगल इमिग्रेंट्स। इसलिए इन्होंने वहां के इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ लगा दिया है। इंपोर्ट वहां का कैसा होगा? बाई लैंड होगा। बाई लैंड होगा तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। जो इंपोर्ट पे टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि वहां का इंपोर्ट होता है ट्रक से, बाई रोड। ठीक है, मान के चलिए ट्रक आया, बड़ा वाला ट्रक, ये सील पैक होता है और कई बार इसके अंदर डंकी आते हैं। व्हाट आर डंकी? मूवी भी देखी होगी आपने, इलीगल इमिग्रेंट्स विदाउट पेपर्स, वो आ जाते हैं यहाँ पे, इन्हीं ट्रक से आते हैं। ठीक है, बंद होके आते हैं, कई कई बार तो कितने लोग मर जाते हैं सफोकेशन से। इसलिए इन्होंने अपने बॉर्डर पे क्या लगा दी है? एक इमरजेंसी लगा दी है और वहां के इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ लगा दिया है, ताकि लोग वहां पे ट्रक्स कमाएंगे तो भाई लोग भी कमाएंगे, राइट। अब आपको समझ में आया कि चाइना पे 10% है और टैरिफ 25% मैक्सिको और कनाडा पे क्यों लगाया, राइट। Then, next thing is Trump's tariff policies are consistent with his broader America First agenda. उन्होंने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा रखा है हमेशा से। It focuses on protecting domestic industries and reducing trade deficits. He previously imposed 25% tariffs on Chinese goods in 2018, right? अब उन्होंने चाइनीज पे कम करा है और मेक्सिको और कनाडा पे सबसे ज्यादा रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम को लेके। सो अब व्हाट आर ट्रेड टैरिफ्स? ट्रेड टैरिफ्स क्या होते हैं? अ ट्रेड टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री। मान के चलिए मैंने आपको बताया ये जो कंट्री है अमेरिका, यहाँ के बॉर्डर से कुछ सामान आएगा या कहीं से भी आएगा या बाई रूट शिप आएगा, बाई प्लेन आएगा, तो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कंट्री ए से कंट्री बी में अगर कोई भी सामान जाता है, कंट्री बी इंपोर्ट करती है, तो कंट्री बी कैन मेक दैट इंपोर्ट कॉस्टली। कैसे? बाई लिवाइंग ट्रेड टैरिफ, राइट। अब टैरिफ काम कैसे करते हैं? एक सिनेरियो देखते हैं कि एक यूएस की ने कार बनाई, वो $120 की है, ठीक है। और चाइनीज जो कार बनाता है वो $100 की है। यूएसए में जो कार बनती है वो $120 की है, चाइना में जो कार बनती है वो $100 की है। अब अगर एक बंदा है, यूएसए का जो सिटीजन है, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन है, ये खरीदूं या ये खरीदूं, तो ऑब्वियसली ₹100 वाली खरीदना पसंद करेगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई अमेरिका के जो डोमेस्टिक जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी, वहाँ की जो सेल्स हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी। वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट्स की जो डोमेस्टिक कार मेकर है उनको लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा डोमेस्टिक कार मेकर्स को, तो भाई सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, अब सप्लाई कम होगी तो लोग कम चाहिए होंगे उन कार्स को बनाने के लिए, तो भाई वहाँ के लोग जॉब लूज करेंगे। वहाँ के लोग जॉब लूज करेंगे तो क्या होगा? भाई वहाँ की इकोनॉमी कम हो जाएगी। इसीलिए इकोनॉमी कम हो जाएगी और यूएस पे ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट क्या? यूएस विल इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो यूएस गवर्नमेंट क्या करेगी?
कि एक काम करेगी उस गवर्नमेंट, इट विल इम्पोज 50% टैरिफ, वो 50% टैरिफ लगा देगी। किस पे? इस वाली कार पे। तो ये 100 रुपए की थी, इस पे 50% अब $150 की हो गई। तो ये कार अब यूएसए ने महंगी कर दी। अब कौन सी कार सस्ती रही? $120 वाली। इसलिए यूएस ऐसा कर रहा है, यानी कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ठीक। अब इन्होंने अपने प्राइस को कॉम्पिटिटिव कर लिया $120 को। अब गवर्नमेंट क्यों लगाती हैं ऐसे ट्रेड टैरिफ्स? तो टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि ट्रम्प यही कर रहे हैं। इट शील्ड्स लोकल बिजनेसेस फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था $120 वाली कार। एग्जांपल, विद टैरिफ्स चाइनीज कार बिकम कॉस्टलियर बेनिफिटिंग यूएस ऑटोमेकर्स। सिंपल। रेज टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी करती है भाई। गवर्नमेंट कैन अर्न रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कि भाई ऑब्वियस सी बात है, ये बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने मार ली गवर्नमेंट ने। पहले तो अपने डोमेस्टिक कार मेकर्स को खुश कर दिया यूएसए के, कि भाई उनकी सेल्स बढ़ेंगी, और साथ साथ उन्होंने अपना रेवेन्यू भी बढ़ा लिया टैक्स लगा के। एंड इट विल ऑल्सो इनकरेज एफटीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए अब यूएसए वाला जो कार मेकर है वो सोचेगा, यार मेरी कार तो कॉम्पिटिटिव रही नहीं, तो मैं चाइना से एक्सपोर्ट करूंगा कार यूएसए, इससे अच्छा मैं चाइना में ही जाके अपनी एक फैक्ट्री खोल लूं, वहीं के लोगों को मैं जॉब दूंगा, तो मेरी कार भी वहां पे अब $100 की रहेगी या $120 की रहेगी। ठीक है। तो अब मैं अब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, यूएसए को फिर दुगना फायदा हो गया कि वहीं वहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी और उनका जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है। फॉरेन फर्म्स में सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंपोर्टिंग कंट्रीज बाई बाईपास टैरिफ्स। देन इससे पॉलिटिकल लेवरेज होता है। इट इज यूज एज अ टूल टू प्रेशर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑन इशू लाइक करेंसी मैनिपुलेशन, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब अब जिस कंट्री पे टैरिफ लगाया जाता है वो कैसा रिस्पॉन्स देंगी? अब हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब पहला क्या करेंगी, वो जो टारगेट कंट्रीज हैं वो सामने से टैरिफ लगा सकती हैं, तो क्या करेंगी? एब्जॉर्विंग द टैरिफ कॉस्ट। तो फॉरेन एक्सपोर्टर्स जैसे कि चाइना में ऑब्जॉर्व द टैरिफ एंड कंटिन्यू सेलिंग एट द सेम प्राइस टू रिटेन मार्केट शेयर। तो वो भाई उतने पे बेचते रहेंगे, या तो वो एक्सेप्ट कर लें कि भाई हम $150 पे भी बेचेंगे। वो कहेंगे कि भाई हमारी जो कार है, मान के चलो शाओमी की जो कार है, वो $150 पे भी कॉम्पिटिटिव है। अब 120 वाली आपकी तब भी कोई नहीं खरीदेगा। हमारी पहले तो 100 पे थी, आपसे कम थी, अब हमारा इतना नहीं मार्केट जाएगा, लेकिन फिर भी लोग हमसे खरीदेंगे 150 में भी, क्योंकि वी आर गिविंग यू द टेक्नोलॉजी। तो either they can absorb the tariff cost. Second, passing the tariff to consumer. The tariff cost is added to the product price, making imports more expensive for domestic consumers. वो भाई obvious सी बात है, अपना टैरिफ कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हैं। Then trade rerouting. Goods are exported via third countries with free trade agreements to avoid tariffs. मान के चलो चाइना पे लगाया, ये कंट्री ए है अमेरिका, ठीक है, सी है चाइना। अब चाइना भेज रहा था तो उस पर टैरिफ लग रहा था। चाइना कहेगा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इंडोनेशिया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम भेजो किसको? अमेरिका को। तो इसने कुछ पैसा इसको दिया तो अब लोअर टैरिफ पे पहुंच गई। ठीक है। दैट इज ट्रेड रीरूटिंग। फोर्थ इज काउंटर टैरिफ्स। ये होते हैं रिटेलिएटरी मेजर्स। अब चाइना लगा सकता है इंपोर्टिंग कंट्रीज गुड्स पे, तो जो यूएसए से आ रहे हैं भाई हम सामने से आप पे लगा देंगे। चाइना इंपोर्टेड टैरिफ्स ऑन यूएस एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग 2018 ट्रेड वॉर। ठीक। फिर आता है करंट करेंसी डिवैल्यूएशन। अब क्या कर सकते हैं चाइना या इंडिया जैसी कंट्रीज? दे में डिवैल्यू देयर करेंसी। अब डिवैल्यू कर देंगे करेंसी तो भाई हमारी करेंसी सस्ती हो जाएगी, तब भी उनको फायदा रहेगा। द चाइनीज युआन वैल्यूज वर एडजस्टेड ड्यूरिंग द ट्रेड वॉर टू मेंटेन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। राइट। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है? सो इसकी सक्सेस क्या रही थी अमेरिका के लिए? इट रिड्यूस्ड यूएस चाइना ट्रेड डेफिसिट। तो भाई यूएस की ट्रेड डेफिसिट को कम किया था इसने। इट एनकरेज्ड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। तो कंट्रीज जैसे कि मेक्सिको, कनाडा एंड आशियान नेशंस गेंड यूएस इंपोर्टर्स शिफ्टेड सप्लाई चेन्स, तो उन्होंने भाई और कंट्रीज को भी ऑप्शन दिया था। Challenges क्या हैं इसके? It shifts in trade deficit. While the US-China trade deficit narrowed, the overall US trade deficit widened from $516 billion to $784 billion. तो ये सिर्फ एक ईगो की लड़ाई रह गई थी भाई, ओवरऑल तो यूएसए को घाटा हुआ था। चाइना की रेजिलियंस। Despite tariffs, China increased global exports by $1.1 trillion, maintaining dominance in supply chains for electronics, pharmaceuticals and renewable energy. चाइना के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, लोगों को खरीदना पड़ा, उसकी रेजिलियंस इतनी ज़्यादा थी।
Retaliation and inflation. China imposed counter tariffs on US goods like corn and aircraft. Tariffs raised prices for US consumers, contributing to inflation. वहां पे inflation बढ़ गया कहाँ पे? यूएसए में. सो अब ब्रॉडर implications क्या है फॉर ग्लोबल ट्रेड को लेके? तो इट विल इम्पैक्ट यूएस मैक्सिको कनाडा ट्रेड. इंक्रीज ट्रेड डेफिसिट विद मैक्सिको. मैक्सिको से ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, कनाडा से बढ़ेगा. ट्रेड की रीरूटिंग होगी, जैसे मैक्सिको और कनाडा benefited from China rerouting goods via their market. ठीक. अब इंडिया के लिए इस लेसन क्या है इसमें? So opportunities in trade diversification. India can capitalize on supply chain shift caused by trade war. इंडिया को अपना देख रहा है strategic autonomy. ठीक है, इंडिया को देखना है कि भाई मैं कैसे अपना ऑटोनॉमी बरकरार रख सकूं. ठीक है. Example, ASEAN nations and Mexico accounted for 57% of growth in US imports post 2018. इसी तरीके से इंडिया को भी रखना है अपना. Then value addition challenges. To avoid becoming a merely a transit point for Chinese good, India must focus on building value added project. अब चाइना क्या कर रहा है? रीरूट कर रहा है इंडिया के थ्रू. तो इंडिया को एक सिर्फ रीरूटिंग हब नहीं बन के रह जाना है. इंडिया शुड वैल्यू एड समथिंग, राइट? तो वैल्यू एडिशन करेगा इंडिया तो इंडिया को भी हेल्प मिलेगी. Need for readiness. Indian exporters must be competitive in sectors like electronics, textile, and pharmaceuticals to seize these opportunities. We are known as the pharmacy of world. ठीक है. तो इंडिया को अपने जो स्ट्रेंथ है उन पे काम करना चाहिए और वीकनेसेस को थोड़ा सा कम करना चाहिए. अब टेक अवेज क्या है? ये मिक्स रिजल्ट आएंगे इससे कि while tariff reduced bilateral trade deficit US China, they often fail to achieve broader goals of domestic industrial revival. ये सिर्फ एक ईगो की वॉर, मतलब एक बोलते हैं ना पॉपुलिस्ट मेजर बन के रह जाते हैं. इससे फायदा किसी का नहीं होता है, नुकसान कंज्यूमर को ही होता है एट द एंड. कंज्यूमर इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है. टैरिफ हर्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बाय रेजिंग प्राइसेस एंड लिमिटिंग चॉइसेस. चॉइसेस कम हो जाती हैं, वही चीज़ें जो पहले मिल रही थी वो और महंगी मिलने लगती हैं. एंड दिस विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लोबल सप्लाई चेन. सो इसीलिए ग्लोबल सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनना पड़ेगा. डाइवर्सिफाइड ग्लोबल सप्लाई चेन कैन मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, राइट? सो विद दिस आर एक्सप्लेन सीरीज कम्स टू एन एंड. एंड कल से हमारे जो प्रदीप अहलावत सर हैं, ही विल बी स्टार्टिंग अ फ्री फुल फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी ऑन आर यूट्यूब चैनल आर्टिमिस आईएएस, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे. इस टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा. इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. प्लीज़ इसको देखिए और आपके 2026 के फाउंडेशन में काम आएगा. साथ साथ इट विल ऑल्सो हेल्प इन योर 2025 प्रीलिम्स, जिसके फॉर्म आउट हो चुके हैं. प्लीज़ टाइम से पहले फॉर्म भर दीजिए, इससे पहले कि आप लेट हो जाएं. एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसकी पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करेंगे इस टेलीग्राम चैनल से और आप इसको अपने नोट्स में भी ऐड करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस.